क्वेश्चन नंबर 1 है, वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है। विकल्प है 1 ऊर्जा, 2 पदार्थ, 3 प्रकाश और 4 ध्वनि। तो मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर विकल्प 2 पदार्थ होना चाहिए। एकदम सही जवाब है, पदार्थ यानी मैटर। देखिए, हमारे आसपास की हर वो चीज जिसका वजन है और जो जगह घेरती है वह पदार्थ कहलाती है। जैसे कि किताब हो गई, पानी या हवा भी। और बाकी विकल्प जैसे ऊर्जा, प्रकाश या ध्वनि, इनका अपना कोई भार नहीं होता और ये स्थान नहीं घेरते। बिल्कुल सही पकड़ा। चलिए अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा सवाल है, ईंट यानी ब्रिक पदार्थ की किस अवस्था का उदाहरण है? इसके विकल्प हैं 1 ठोस, 2 द्रव, 3 गैस और 4 प्लाज्मा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 1 ठोस, जिसे हम सॉलिड भी कहते हैं। क्योंकि ईंट काफी कठोर होती है ना? हाँ, ईंट कठोर होती है और उसका आकार अपने आप नहीं बदलता। यही ठोस पदार्थों की सबसे बड़ी पहचान है, उनका आकार फिक्स रहता है। समझ गया। अब तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे क्या कहते हैं? विकल्प है 1 गैस, 2 द्रव, 3 ठोस और 4 वाष्प। तो इसका जवाब भी पिछले सवाल से ही जुड़ा हुआ है। सही उत्तर है विकल्प 3 ठोस। मतलब सॉलिड, क्योंकि ठोस वस्तुएं अपना आकार और आयतन दोनों ही खुद से नहीं बदलती, जैसे अभी हमने ईंट का उदाहरण देखा। एकदम तथ्यपूर्ण बात है। अब चौथा सवाल देखते हैं, जो थोड़ा अलग है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, दूध के बारे में इनमें से सत्य कथन कौन सा है? विकल्प 1 आकार निश्चित है, विकल्प 2 आयतन निश्चित है परंतु आकार नहीं, विकल्प 3 ना आकार निश्चित है ना आयतन, और विकल्प 4 कठोर पदार्थ है। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 आयतन निश्चित है परंतु आकार नहीं। दूध एक द्रव है, यानी लिक्विड। बिल्कुल। इसका आसान उदाहरण ऐसे समझिए कि 1 लीटर दूध हमेशा 1 लीटर ही रहेगा। ये उसका आयतन हो गया जो निश्चित है, लेकिन अगर हम उसे जग में डालें तो वो जग का आकार ले लेगा और कटोरी में डालें तो कटोरी का। इसलिए आकार निश्चित नहीं होता। काफी आसान तरीके से समझाया आपने। चलिए 5वें सवाल पर बढ़ते हैं। गुब्बारे में हवा भरना कौन सी अवस्था है? विकल्प हैं 1 ठोस, 2 द्रव, 3 गैस और 4 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 3 गैस। क्योंकि हवा एक गैस है? हाँ, हवा एक गैस है जो गुब्बारे के अंदर पूरी तरह से फैल जाती है। गैस का न तो आकार फिक्स्ड होता है और न ही आयतन। सही कहा। अब छठा प्रश्न देखते हैं। कणों के बीच सबसे अधिक रिक्त स्थान यानी स्पेस किसमें होता है? विकल्प 1 लकड़ी, 2 पानी, 3 लोहा और 4 ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब है विकल्प 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस होने की वजह से? बिल्कुल। गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, जबकि ठोस पदार्थ जैसे लकड़ी और लोहे में कण बहुत पास पास होते हैं। इसीलिए गैस में सबसे ज्यादा खाली जगह या रिक्त स्थान होता है। समझ आ रहा है। 7वां सवाल है, द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार क्यों ले लेता है? विकल्प 1 कण पास पास होते हैं, विकल्प 2 कणों में गति होती है और आकर्षण बल ठोस से कल होता है, विकल्प 3 कोई आयतन नहीं होता और विकल्प 4 अदृश्य होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 कणों में गति होती है और उनके बीच का आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। मतलब द्रव के कण थोड़ा खिसक सकते हैं आपस में? हाँ, क्योंकि आकर्षण बल कमजोर होता है, द्रव के कण थोड़ा फ्री होके इधर-उधर खिसक सकते हैं। इसीलिए द्रव बहते हैं और उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाए। बेहतरीन। 8वां प्रश्न पढ़ता हूं। कमरे के तापमान पर इनमें से क्या गैस अवस्था में नहीं मिलता? विकल्प 1 नाइट्रोजन, 2 पत्थर, 3 कार्बन डाइऑक्साइड और 4 जलवाष्प। ये तो काफी सीधा सवाल है। सही उत्तर है विकल्प 2 पत्थर। पत्थर तो हमेशा ठोस ही रहेगा, चाहे कमरे का तापमान जो भी हो। बाकी नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस हैं ही। बिल्कुल। तो इसके साथ हमने पदार्थ की प्रकृति वाला पहला हिस्सा पूरा कर लिया। हाँ, और अब हम बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ जो वर्गीकरण और पारदर्शिता पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, वस्तुओं का वर्गीकरण क्यों करते हैं? विकल्प 1 समय बर्बाद करने के लिए, 2 गुणों को आसानी से समझने और अध्ययन के लिए, 3 भारी बनाने के लिए और 4 नष्ट करने के लिए।
इसका सही उत्तर है विकल्प 2, गुणों को आसानी से समझने और अध्ययन के लिए। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। हाँ, जैसे अगर हम किताबों को सब्जेक्ट के हिसाब से अलमारी में रखते हैं तो उन्हें ढूंढना कितना आसान हो जाता है। वैसे ही पदार्थों का वर्गीकरण करने से उनके गुणों को पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। एकदम सही उदाहरण दिया। 10वां सवाल देखते हैं। जिसके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? विकल्प 1 अपारदर्शी, 2 पारदर्शी, 3 प्रभासी और 4 चुंबकीय। तो यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प 2, पारदर्शी, जिसे इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जिसमें से रोशनी पूरी तरह आर पार चली जाए। बिल्कुल, जो पदार्थ प्रकाश को पूरी तरह अपने आर पार जाने देते हैं वही पारदर्शी होते हैं, जैसे साफ कांच या साफ पानी। 11वां सवाल इसी से जुड़ा है। लकड़ी का दरवाजा कैसा पदार्थ है? विकल्प 1 पारदर्शी, 2 पारभासी, 3 अपारदर्शी और 4 घुलनशील। इसका सही जवाब है विकल्प 3, अपारदर्शी, ओपेक। क्योंकि बंद दरवाजे के उस पार तो हम नहीं देख सकते। हाँ, लकड़ी प्रकाश को आर पार नहीं जाने देती, इसलिए वह अपारदर्शी है। अब 12वां सवाल। तेल लगा हुआ कागज ये किसका उदाहरण है? विकल्प 1 पारदर्शी, 2 अपारदर्शी, 3 पारभासी और 4 कठोर। इसका सही उत्तर है विकल्प 3, पारभासी, ट्रांसलूसेंट। इसमें धुंधला दिखाई देता है ना? सही कहा। तेल लगे कागज में से प्रकाश पूरी तरह आर पार नहीं जाता, बस थोड़ा सा जाता है। इसीलिए हमें दूसरी तरफ की चीजें धुंधली दिखती हैं, पूरी तरह साफ नहीं। अब घुलने वाली चीजों पर आते हैं। 13वां सवाल में पानी में पूर्ण रूप से घुलनशील पदार्थ कौन सा है? विकल्प 1 बालू, 2 चॉक पाउडर, 3 चीनी और 4 लकड़ी का बुरादा। सही जवाब है विकल्प 3, चीनी। चीनी तो पानी में घुल के गायब भी हो जाती है। हाँ, चीनी पानी में मिलकर एक विलयन यानी सॉल्यूशन बन जाती है। बाकी विकल्प जैसे बालू या लकड़ी का बुरादा पानी में वैसे ही तैरते रहते हैं या नीचे बैठ जाते हैं। तो अगला सवाल भी यही है। 14वां सवाल। जो पदार्थ पानी में नहीं घुलते उन्हें क्या कहते हैं? विकल्प 1 विलय, 2 घुलनशील, 3 अघुलनशील और 4 पारदर्शी। सही उत्तर होगा विकल्प 3, अघुलनशील यानी इनसॉल्युबल। जैसे अभी आपने बालू और पत्थर का जिक्र किया, जो पानी में वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। बिल्कुल, जो घुल जाए वह घुलनशील और जो ना घुले वह अघुलनशील। काफी सीधा हिसाब है। 15वां सवाल एक रोजमर्रा की समस्या पर है। पेंट या ग्रीस के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विकल्प 1 पानी, 2 मिट्टी का तेल या तारपीन, 3 दूध और 4 फलों का रस। इसका सही जवाब है विकल्प 2, मिट्टी का तेल या तारपीन, केरोसिन और टर्पेंटाइन। पानी से पेंट क्यों नहीं निकलता? क्योंकि पेंट पानी में अघुलनशील होता है, वह इन खास विलायकों में ही घुलता है। इसलिए धब्बे साफ करने के लिए मिट्टी की तेल का इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये कारण है। 16वां सवाल पढ़ते हैं। जल यानी पानी को क्या माना जाता है? विकल्प 1 सर्वात्रिक विलायक, 2 अघुलनशील द्रव, 3 कठोर पदार्थ और 4 चुंबकीय पदार्थ। पानी को माना जाता है विकल्प 1 सर्वात्रिक विलायक यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सर्वात्रिक विलायक मतलब जो सब कुछ घोल ले। लगभग सब कुछ। पानी की खासियत यह है कि उसमें ज्यादातर चीजें अपने आप घुल जाती हैं। इसकी इसी क्षमता के कारण इसका ये नाम पड़ा है। काफी महत्वपूर्ण जानकारी थी ये। चलिए अब प्रैक्टिस सेट के तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। ये चुंबकत्व और व्यवहार पर है। 17वां प्रश्न। चुंबक किसे आकर्षित करेगा? विकल्प 1 रबर की गेंद, 2 लोहे की कील, 3 प्लास्टिक का पेन और 4 लकड़ी की छड़ी। इसका ठीक उत्तर है विकल्प 2 लोहे की कील। क्योंकि चुंबक केवल चुंबकीय पदार्थों को ही खींचता है, जैसे लोहा, रबर, प्लास्टिक, ये सब तो अचुंबकीय हैं। एकदम सही कहा आपने। चुंबक का मूल गुण ही यही है। 18वां सवाल देखते हैं। लोहे के बुरादे और बालू के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या है? विकल्प 1 छानकर, 2 वाष्पन, 3 चुंबकीय पृथक्करण और 4 निथारना। सही उत्तर है विकल्प 3 चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन। अगर बालू और लोहा मिला हुआ है तो उसमें एक चुंबक घुमा दो बस। हाँ, बहुत ही आसान तरीका है। चुंबक घुमा देने से सारा लोहे का बुरादा चुंबक पर चिपक जाएगा और बालू नीचे ही रह जाएगी। 19वां सवाल खुशबू से जुड़ा है। अगरबत्ती की सुगंध पूरे कमरे में फैलना कौन सा गुण है?
विकल्प 1 कठोरता, 2 विसारण, 3 अपारदर्शिता और 4 भार। इसका सही जवाब है विकल्प 2 विसारण, जिसे डिफ्यूजन भी कहते हैं। विसारण मतलब गैस के कणों का फैल जाना। बिल्कुल, गैस के कणों का आपस में मिलकर पूरे स्थान में फैल जाना विसारण कहलाता है। इसीलिए अगरबत्ती एक कोने में जलती है पर खुशबू पूरे कमरे में आती है। कमाल का गुण है। 20वां सवाल पढ़ते हैं। पदार्थ को नरम कब कहा जाएगा? विकल्प 1 आसानी से दबाया या खरोंचा जा सके, 2 काटना मुश्किल हो, 3 लोहे से बना हो और 4 पानी में नहीं डूबता। इसका सही उत्तर विकल्प 1 है, जिसे आसानी से दबाया या खरोंचा जा सके। जैसे कि रुई या स्पंज हाथ से ही आसानी से दब जाते हैं। हाँ, नरमी का मतलब ही यही है कि उस पर हल्का सा बल लगाने से उसका आकार बदल जाए। तो इसका उल्टा 21वां सवाल होना चाहिए। केवल कठोर वस्तुओं का समूह कौन सा है? विकल्प 1 स्पंज, रुई, लोहा, विकल्प 2 पत्थर, लोहा, कांच, विकल्प 3 रबर, ऊन, लकड़ी, विकल्प 4 पानी, तेल, हवा। सही जवाब है विकल्प 2 पत्थर, लोहा, कांच। बाकी विकल्पों में कुछ नरम चीजें भी हैं या फिर द्रव और गैस हैं। एकदम सही पकड़ा। केवल दूसरा समूह ऐसा है जिसमें तीनों ही वस्तुएं कठोर हैं, जो आसानी से नहीं दबती। अब हम इस सेट के चौथे हिस्से में आ चुके हैं, जो पदार्थ की संरचना यानी स्ट्रक्चर पर है। 22वां प्रश्न है, पदार्थ की निर्माण इकाई क्या है? विकल्प 1 परमाणु, 2 मिश्रण, 3 विलयन और 4 यौगिक। इसका सबसे सटीक उत्तर है विकल्प 1 परमाणु, एटम। जैसे घर ईंटों से बनता है, वैसे ही पदार्थ परमाणुओं से बनता है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। दुनिया का हर पदार्थ अनंत छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर ही बनता है। परमाणु विज्ञान की सबसे बुनियादी इकाई है। 30वां सवाल पढ़ते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? विकल्प 1 तत्व, 2 यौगिक, 3 अशुद्धि और 4 गैस। इसका सही जवाब है विकल्प 1 तत्व, जिसे हम एलिमेंट भी कहते हैं। शुद्ध पदार्थ जिसमें कुछ मिला ना हो। हाँ, जैसे शुद्ध सोना, उसमें केवल सोने के ही परमाणु होंगे, किसी और चीज के नहीं। उसी को तत्व कहा जाता है। 24वें सवाल पर आते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसे क्या कहते हैं? विकल्प 1 इलेक्ट्रॉन, 2 अणु, 3 प्रोटॉन और 4 नाभिक। सही उत्तर होगा विकल्प 2 अणु, यानी मॉलिक्यूल। परमाणु अकेले नहीं रह पाते क्या? ज्यादातर परमाणु अकेले अस्थिर होते हैं, इसलिए वो दूसरे परमाणुओं के साथ मिलकर जोड़ा बना लेते हैं। और जब 2 या अधिक परमाणु जुड़ जाते हैं तो वो अणु बन जाते हैं, और ये अणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। समझ गया। 25वां सवाल है, परमाणु के भीतर कौन सा कण नहीं पाया जाता? विकल्प 1 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 3 न्यूट्रॉन और 4 कोशिका। इसका सही जवाब विकल्प 4 है, कोशिका, सेल। कोशिका तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का हिस्सा है ना? सही कहा आपने। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो परमाणु के हिस्से होते हैं, लेकिन कोशिका जीवों के शरीर की इकाई होती है। चलिए अब आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो अवस्था परिवर्तन पर है। 26वां सवाल पूछा गया है, बर्फ का पानी में बदलना क्या कहलाता है? विकल्प 1 ठोस से द्रव, 2 द्रव से गैस, 3 गैस से ठोस और 4 ठोस से गैस। ये काफी आसान है। सही उत्तर है विकल्प 1 ठोस से द्रव। क्योंकि बर्फ ठोस है और पिघलकर पानी यानी द्रव बन जाती है। बिल्कुल, गर्मी मिलने पर ठोस पिघलता है और द्रव बन जाता है। 27वां सवाल इसी प्रक्रिया का एक, जल वाष्प को ठंडा करने पर पानी बनना क्या कहलाता है? विकल्प 1 वाष्पन, 2 संघनन, 3 पिघलना और 4 जमना। सही उत्तर है विकल्प 2 संघनन, कॉन्डेंसेशन। ठंडे पानी के ग्लास के बाहर जो पानी की बूंदें जम जाती हैं, वो यही है ना? हाँ, वही संघनन है। हवा में जो जल वाष्प होती है वह ठंडी सतह से टकराकर वापस पानी की बूंदों में बदल जाती है। 28वां सवाल है, मोमबत्ती का पिघलना किस कारण होता है? विकल्प 1 ठंडक, 2 ऊष्मा या गर्मी, 3 पानी और 4 हवा। इसका सही जवाब है विकल्प 2 ऊष्मा या गर्मी। मोमबत्ती की आग की गर्मी से मोम पिघलने लगता है। बिल्कुल, ऊष्मा मिलने से पदार्थ के कणों की गति बढ़ जाती है और ठोस मोम द्रव अवस्था में बदल जाता है। 29वां सवाल मिलते हैं, इनमें से कौन सा पदार्थ पारदर्शी है? विकल्प 1 साफ कांच,
2 दीवार, 3 कोहरा और 4 कार्डबोर्ड। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। सही उत्तर है विकल्प 1, साफ कांच। जिसके आर पार पूरी तरह साफ देखा जा सके। हाँ, कांच ही एकमात्र विकल्प है यहाँ जो प्रकाश को रुकावट के बिना गुजरने देता है। और इसी के साथ हम तीसरे और आखिरी सवाल पर आ गए हैं। नारियल का तेल सर्दियों में जम जाता है। यह अवस्था क्या कहलाती है? विकल्प 1 द्रव, 2 ठोस, 3 गैस और 4 वाष्प। सही उत्तर है विकल्प 2, ठोस। जमने के बाद तो तेल बहता ही नहीं है, उसका आकार पक्का हो जाता है। एकदम सही। ठंडक मिलने पर द्रव के कण पास पास आकर जम जाते हैं और वह ठोस रूप ले लेता है। यही नारियल तेल के साथ होता है। तो लीजिए, इसी के साथ हमने आज के इस पूरे प्रैक्टिस सेट के 30 प्रश्नों को बिना कोई सवाल छोड़े पूरे विस्तार से हल कर लिया। हाँ, पदार्थ क्या है, कैसे रूप बदलता है, क्या घुलता है और क्या नहीं। मुझे उम्मीद है कि इन सवालों से सभी विद्यार्थियों को ये कॉन्सेप्ट अब पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। इन सभी प्रश्नों को इस तरह समझकर पढ़ना ही सीखने का सबसे सही तरीका है। और हम सबको याद रखना चाहिए कि अभ्यास से ही प्रगति होती है। प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस। बिल्कुल। नियमित रूप से ऐसे सेट हल करने से परीक्षा की तैयारी बेहद मजबूत हो जाती है। लेकिन इस विस्तृत चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सभी सीखने वालों के लिए एक नया और रोचक विचार छोड़कर जाना चाहता हूँ। अगर ध्यान दिया हो तो दूसरे सवाल के विकल्पों में ठोस, द्रव और गैस के साथ एक चौथा नाम भी आया था, प्लाज्मा। हाँ, प्लाज्मा। इस पर तो हमने चर्चा की ही नहीं कि कौन सी रहस्यमयी अवस्था है और ये ब्रह्मांड में कहाँ पाई जाती है। ये सवाल उत्सुकता बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया है। नई चीजों को खोजना ही तो विज्ञान की असली पहचान है। सही कहा। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने और उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी और अभ्यास ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। पहला प्रश्न हमारे पर्यावरण से जुड़ा है। जी, बताइए क्या है सवाल। प्रश्न 1, ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? इसके विकल्प हैं ए ऑक्सीजन, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, सी नाइट्रोजन या डी हाइड्रोजन। इसका सटीक उत्तर है विकल्प बी, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC भी कहते हैं। मुझे भी यही लग रहा था कि कोई प्रदूषण वाली गैस ही होगी। बिल्कुल। अब इसे ऐसे समझिए कि ओजोन परत हमारी पृथ्वी की एक प्राकृतिक सनस्क्रीन है। जैसे हम तेज धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन लगाते ना, हाँ, ताकि त्वचा जले नहीं। बस वैसे ही। पर पुराने फ्रिज या AC से निकलने वाली ये CFC गैस आसमान में जाकर इस प्राकृतिक सनस्क्रीन में छेद कर देती है। बाप रे, हमारी सुविधा की चीजें ही हमें नुकसान पहुंचा रही थीं। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? ये बहुत मजेदार कहानी है। विकल्प सुन लीजिए पहले। ए न्यूटन, बी JL बेयर्ड, सी CV रमन या डी थॉमस एडिसन। इसका सही जवाब है विकल्प बी, JL बेयर्ड। इन्होंने ही पहली बार टीवी बनाया था। जी, और पता है उनका पहला टीवी आज के स्मार्ट टीवी जैसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने कार्डबोर्ड, साइकिल के लेंस और कुछ घूमते हुए पहियों से चलती हुई तस्वीरों को दूर तक भेजने का तरीका खोजा था। साइकिल के लेंस और कार्डबोर्ड, ये तो किसी जुगाड़ जैसा लगता है। खैर, अब आसमान की तरफ चलते हैं। प्रश्न 3, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? भारत का अंतरिक्ष संगठन। हाँ, विकल्प है ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु या डी चेन्नई। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, बैंगलोर। बेंगलुरु को तो हम टेक सिटी भी कहते हैं। बिल्कुल, और ये भारत का स्पेस हब भी है। चंद्रयान हो या मंगलयान, हमारे ज्यादातर अंतरिक्ष मिशन यहीं से कंट्रोल होते हैं। ये तो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। अंतरिक्ष की बात हो रही है तो अगला सवाल भी एक महान शख्सियत पर है। प्रश्न 4, भारत के मिसाइल मैन कौन है? ये तो बहुत ही आसान और प्यारा सवाल है। विकल्प हैं ए होमी जे भाभा, बी विक्रम साराभाई, सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या डी CV रमन। बिना किसी शक के सही उत्तर है विकल्प सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनका नाम सुनते ही एक अलग सी ऊर्जा आ जाती है ना? भारत के मिसाइल प्रोग्राम को उन्होंने जो योगदान दिया है, उसी के बदौलत आज हम रक्षा के क्षेत्र में इतने मजबूत हैं। एकदम सही। अब रॉकेट तो आसमान में चले गए, पर उन्हें देखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रश्न 5, आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र कौन सा है? विकल्प बताइए। ए माइक्रोस्कोप, बी टेलीस्कोप, सी पेरिस्कोप या डी
स्टेथोस्कोप। सही उत्तर है टेलीस्कोप यानी विकल्प बी, जिसे हम दूरबीन भी कहते हैं। जो दूर की चीजें पास दिखाता है। बिल्कुल, दूर के सितारों और ग्रहों को पास से देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके लेंस बहुत ताकतवर होते हैं। चलिए अब मशीन और बिजली की बात करते हैं। प्रश्न 6। डायनमो यानी विद्युत जनरेटर का सिद्धांत किसने खोजा? विकल्प हैं ए माइकल फैराडे, बी आइजैक न्यूटन, सी एल्बर्ट आइंस्टीन या डी मैरी क्यूरी। इस सवाल का सही उत्तर है विकल्प ए माइकल फैराडे। जनरेटर तो लाइट जाने पर बहुत काम आता है। जी, और इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। ये मशीन के घूमने की ताकत, जिसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, उसे खींचकर बिजली यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। मतलब मशीन घूमेगी तो बिजली बनेगी। बिल्कुल। अब अगले सवाल पर चलें। जी। प्रश्न 7। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? ए बिल गेट्स, बी चार्ल्स बैबेज, सी पास्कल या डी मार्कोनी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी चार्ल्स बैबेज। पर उन्होंने तो शायद कोई स्क्रीन वाला कंप्यूटर नहीं बनाया था ना? हाँ, आपने सही पकड़ा। उन्होंने सबसे पहले एक मैकेनिकल कंप्यूटर की कल्पना की थी। उसी सोच ने आज के आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखी। वाह। अब रसायन विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। प्रश्न 8। रेडियम की खोज किसने की? ए मैडम क्यूरी, बी डाल्टन, सी मेंडलीफ या डी रदरफोर्ड। विज्ञान के इतिहास में ये बहुत बड़ा नाम है। सही उत्तर है विकल्प ए मैडम क्यूरी। रेडियम वही जो अंधेरे में चमकता है? जी हाँ, ये एक चमकने वाला और रेडियोधर्मी मतलब रेडियो एक्टिव तत्व है। इनकी इस खोज ने आगे चलकर कैंसर के इलाज में बहुत मदद की। ये बहुत जरूरी खोज थी। चिकित्सा की बात आई है तो अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है। प्रश्न 9। प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के जनक कौन थे? ये हमारे प्राचीन इतिहास से जुड़ा है। विकल्प हैं ए चरक, बी आर्यभट्ट, सी सुश्रुत या डी पतंजलि। इसका सही उत्तर है विकल्प सी सुश्रुत। मतलब प्राचीन भारत में भी सर्जरी होती थी? बिल्कुल। ये बहुत ही गर्व की बात है कि प्राचीन भारत में ही सुश्रुत जैसे महान वैद्य ने मोतियाबिंद और प्लास्टिक सर्जरी जैसी तकनीक विकसित कर ली थी। कि एक एंटीबायोटिक है, उसकी खोज किसने की? विकल्प ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी लुई पास्चर, सी एडवर्ड जेनर या डी रॉबर्ट कोच। सही उत्तर है विकल्प ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये दवा काम कैसे करती है? देखिए, ये दवा बैक्टीरिया से होने वाली खतरनाक बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। उन्होंने गलती से एक फफूंद से इसकी खोज की थी। गलती से? विज्ञान में कभी-कभी गलतियां भी वरदान बन जाती हैं। बिल्कुल सही। चलिए अब रोशनी की बात करते हैं। प्रश्न 11। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? ए ग्राहम बेल, बी थॉमस अल्वा एडिसन, सी टेस्ला या डी फ्रैंकलिन। मुझे लगता है इसका जवाब तो बहुत लोगों को पता होगा। सही उत्तर है विकल्प बी थॉमस अल्वा एडिसन। इनकी मेहनत के किस्से तो बहुत मशहूर हैं। हाँ, हजारों बार फेल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार दुनिया को रोशन कर दिया। बिल्कुल। अब ये सारे वैज्ञानिक इतनी खोज करते कैसे हैं? प्रश्न 12। वैज्ञानिक विधि या साइंटिफिक मेथड का पहला चरण क्या है? ये बहुत ही मौलिक सवाल है। विकल्प हैं ए निष्कर्ष, बी प्रयोग, सी जिज्ञासा या निरीक्षण या डी सिद्धांत। इसका सही उत्तर है विकल्प सी जिज्ञासा या निरीक्षण, जिसे ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। मतलब शुरुआत एक सवाल से होती है। जी, कोई भी खोज इसी सवाल से शुरू होती है कि ये कैसे हो रहा है। अगर आप जिज्ञासु नहीं हैं तो विज्ञान नहीं समझ सकते। एकदम पते की बात। अब प्रश्न 13 पर आते हैं। एडुसैट किस प्रकार का उपग्रह है? ए मौसम, बी शैक्षिक, सी जासूसी या डी नेविगेशन। देखिए, इसका जवाब तो इसके नाम में ही छुपा है। सही उत्तर है विकल्प बी शैक्षिक। एडुसाइट, एजुकेशन और सैटेलाइट। बिल्कुल सही जोड़ा आपने। ये दूर दराज के इलाकों में शिक्षा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। वाह। अब संचार की बात करते हैं। प्रश्न 14। आधुनिक संचार का सबसे तेज माध्यम कौन सा है? ए पत्र, बी टेलीग्राम, सी इंटरनेट या ईमेल या डी फैक्स। आज के समय में इसका सही उत्तर है विकल्प सी इंटरनेट या ईमेल। पहले तो चिट्ठी पहुंचने में हफ्तों लग जाते थे। हाँ, और अब जो काम चिट्ठी से दिनों में होता था वो ईमेल से बस कुछ सेकंडों में हो जाता है। दुनिया बहुत तेज हो गई है, लेकिन इस रफ्तार का कुछ नुकसान भी है। प्रश्न 15 इसी बारे में है।
रासायनिक उर्वरकों जैसी यूरिया के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? ये पर्यावरण के लिए बहुत चिंता की बात है। विकल्प हैं ए वायु प्रदूषण, बी मृदा प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी का प्रदूषण। खेतों में तो यूरिया बहुत डाला जाता है। और यही समस्या है, ज्यादा केमिकल्स मिट्टी की प्राकृतिक ताकत और अच्छे जीवाणुओं को खत्म कर देते हैं, जिससे मिट्टी बंजर होने लगती है। ये तो खतरनाक है। अगला प्रश्न भी खेती से ही जुड़ा है। प्रश्न 16, कीटनाशक दवाओं या पेस्टिसाइड्स का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकल्प बताइए। पड़ता है। इसका बहुत ही चिंताजनक सही उत्तर है विकल्प सी, खाद्य श्रृंखला को प्रदूषित करता है। मतलब हमारे खाने में जहर। जी, जो रसायन खेतों में कीड़े मारने के लिए छिड़के जाते हैं, वो पौधों से होते हुए जानवरों और फिर हम इंसानों के शरीर तक पहुंच जाते हैं। ये तो सच में डराने वाली बात है। चलिए विषय बदलते हैं और भौतिकी की तरफ चलते हैं। प्रश्न 17, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? ग्रेविटी की बात। विकल्प हैं ए आइजैक न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी गैलीलियो या डी हॉकिंग। सही उत्तर है विकल्प ए, आइजैक न्यूटन। वो सेब गिरने वाली कहानी? बिल्कुल, पेड़ से सेब गिरने वाले उस मशहूर उदाहरण से ही उन्होंने समझा कि पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। हाँ। न्यूटन ने हमें जमीन से जोड़े रखा। अब प्रकाश के एक नियम पर आते हैं। प्रश्न 18, प्रकाश के प्रकीर्णन या रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा पल था। ए जे सीबोस, बी सी वी रमन, सी एच जी खुराना या डी रामानुजन। सही उत्तर है विकल्प बी, सीवी रमन। तो रमन इफेक्ट असल में है क्या? उनके काम ने दुनिया को ये समझाया कि रोशनी जब किसी चीज से, जैसे पानी से टकराती है, तो वो कैसे अलग अलग रंगों में बिखरती है। अच्छा, इसीलिए समुद्र नीला दिखता है। जी बिल्कुल। अब इतिहास के एक थोड़े दुखद पन्ने पे चलते हैं। प्रश्न 19, द्वितीय विश्व युद्ध में किन शहरों पर परमाणु बम गिराए गए? ए लंदन व पेरिस, बी हिरोशिमा व नागासाकी, सी टोक्यो व ओसाका या डी बर्लिन व म्यूनिक। ये मानवता के इतिहास का एक बहुत ही काला दिन था। सही उत्तर है विकल्प बी, हिरोशिमा व नागासाकी। विज्ञान का इतना विनाशकारी रूप। हाँ, ये इस बात का सबसे बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण है कि जब विज्ञान का गलत इस्तेमाल होता है तो कितना भयानक विनाश हो सकता है। इसी से जुड़ा हमारा अगला प्रश्न भी है। प्रश्न 20, विज्ञान का विनाशकारी दुरुपयोग क्या है? ए बिजली, बी परमाणु हथियार, सी इंटरनेट या डी टीकाकरण। पिछली चर्चा के बाद इसका जवाब बहुत साफ है। सही उत्तर है विकल्प बी, परमाणु हथियार। विज्ञान जान भी बचाता है और जान लेता भी है। बिल्कुल, विज्ञान जहां टीकाकरण से जान बचाता है, वहीं परमाणु बम के रूप में इसका गलत इस्तेमाल पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। सच में। चलिए अब इंसान के उड़ने के सपने की बात करते हैं। प्रश्न 21, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? ए राइट बंधु, बी जेम्स वॉट, सी रुडोल्फ डीजल या डी हॉफमैन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, राइट बंधु। इन्होंने ही हवा में उड़ने का सपना सच किया। जी, ओरविल और विल्बर राइट ने इंसानों के हवा में उड़ने के उस असंभव से लगने वाले सपने को हकीकत में बदल दिया। और आज हम उसी वजह से दुनिया के किसी भी कोने में जल्दी पहुंच जाते हैं। प्रश्न 22 इसी पर है। यातायात का सबसे तीव्र साधन कौन सा है? विकल्प क्या है? ए सड़क, बी जल, सी वायु या डी रेल। सही उत्तर है वायु परिवहन यानी विकल्प सी, हवाई जहाज। हाँ, जहां पानी के जहाज से हफ्तों लगते हैं, हवाई जहाज से हम हजारों किलोमीटर कुछ ही घंटों में तय कर लेते हैं। बिल्कुल। अब हमारे शरीर से जुड़ा एक बहुत ही आम सवाल। प्रश्न 23, मानव शरीर का सामान्य तापमान मापने की इकाई क्या है? ए लीटर, बी डिग्री सेल्सियस, सी मीटर या डी किलोग्राम। सही उत्तर है विकल्प बी, डिग्री सेल्सियस। अब बुखार नापने के लिए? जी, बाकी इकाइयां अलग चीजों के लिए है। लीटर से हम पानी या दूध नापते हैं, मीटर से दूरी और किलोग्राम से वजन। पर तापमान के लिए हम डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब बिजली के बहाव की बात करते हैं। प्रश्न 24, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी इलेक्ट्रिक या डी जूल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, एम्पियर। ये कैसे काम करता है? जैसे हम देखते हैं कि नदी में पानी कितनी तेजी से बह रहा है, वैसे ही एम्पियर ये मापता है कि किसी तार में कितनी बिजली बह रही है। नदी के पानी की तरह बिजली का बहाव, बहुत बढ़िया उदाहरण। अब पौधों की दुनिया में चलते हैं। प्रश्न 25,
पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं? ये तो जीवन के लिए सबसे जरूरी गैस है। विकल्प है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन या डी मीथेन। सही उत्तर है विकल्प बी, ऑक्सीजन। पौधे हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं ना। बिल्कुल, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और बदले में हमारे सांस लेने के लिए जीवनदायिनी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब प्रश्न 26 पर आते हैं। सूक्ष्म जीवों को देखने का यंत्र कौन सा है? ए टेलीस्कोप, बी रडार, सी कैमरा या डी माइक्रोस्कोप। सही उत्तर है विकल्प डी, माइक्रोस्कोप, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। इससे तो वो चीजें दिखती हैं जो आंखों से नहीं दिख सकती। हाँ, जो छोटे बैक्टीरिया या जीव हमारी नंगी आंखों से नहीं दिखते, वे इसके शक्तिशाली लेंस से कई गुना बड़े होकर साफ दिखाई देते हैं। बहुत खूब। अब हमारा जीवन जिससे चलता है उस पानी की बात। प्रश्न 27, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ए CO2, बी H2O, CO2 या डी NaCl। पानी का सही रासायनिक सूत्र है विकल्प बी, H2O। HRO का मतलब? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एकदम सही। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के 2 हिस्से और ऑक्सीजन का एक हिस्सा आपस में मिलकर पानी बनाते हैं। और पानी आग बुझाता है। पर आग लगाने के लिए क्या चाहिए? प्रश्न 28, आग जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? विकल्प बताइए। ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हीलियम या डी आर्गन। इसका भी सही उत्तर विकल्प बी, यानी ऑक्सीजन है। मतलब ऑक्सीजन से आग लगती है। हाँ, बिना ऑक्सीजन के आग जल ही नहीं सकती। इसीलिए जब आग लगती है तो कार्बन डाइऑक्साइड या फोम डालकर ऑक्सीजन की सप्लाई रोकी जाती है ताकि आग बुझ जाए। ये बहुत दिलचस्प बात है। अब हम आधुनिक तकनीक के सवाल पर आ गए हैं। प्रश्न 29, वर्तमान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का संबंध किस क्षेत्र से है? ए कृषि, बी कंप्यूटर विज्ञान, सी कपड़ा उद्योग या डी खनन। आज के दौर का ये सबसे चर्चित विषय है। सही उत्तर है विकल्प बी, कंप्यूटर विज्ञान। आजकल तो हर जगह AI की बात हो रही है। जी, ये मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समझने और सीखने के काबिल बनाने की बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है। सच में। चलिए अब हम इस चर्चा के आखिरी सवाल पर पहुंच गए हैं। प्रश्न 30, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 28 फरवरी या डी 2 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 28 फरवरी। फरवरी का महीना? हाँ, और आपको याद है हमने प्रश्न 18 में CV रमन जी की बात की थी। हाँ, रमन इफेक्ट वाले। बिल्कुल। तो ये 28 फरवरी का दिन उन्हीं की उस महान खोज के सम्मान में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वाह। तो इसी के साथ हमने सफलतापूर्वक 1 से लेकर 30 तक के सभी सवालों को न सिर्फ हल कर लिया है, बल्कि उनके पीछे छुपे विज्ञान को भी अच्छे से समझ लिया है।